तो अगर सिम कार्ड क्लोनिंग की बात करें ना, तो बहुत ईजी है। किसी भी सिम कार्ड को एक्सेस करना आज के टाइम पे बहुत ईजी है। अगर आप उसके फ़ोन को एक बार फिजिकली यूज़ कर लेते हैं या फिर आप उसके फ़ोन पे एक स्पाई इंस्टॉल करवा देते हैं, तो आप उसके सिम को जब मर्ज़ी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी हैकिंग होती है वो क्या होता है कि जो हमें फैसिलिटीज़ दी हुई होती हैं, उसी का लोग गलत वे में यूज़ करते हैं और हमारा एक्सेस हमसे हो जाता है और हमारा एक्सेस हैकर्स के पास होता है। अगर हम बात करें क्लोनिंग की, तो अगर एक यूज़र है और उसे क्लोनिंग का स्टेप नहीं पता है और वो चाहता है कि फिर भी सिम क्लोन करे किसी का और किसी का सिम वो खुद यूज़ करे, बहुत ईज़ी है आज के टाइम पे। एक पोर्ट का एसएमएस भेजो, पोर्ट नंबर मिल गया, आप उसका सिम एक्टिवेट करो मिनटों में। और इसी वजह से अभी हमारा डिजिटल इंडिया और वर्क फ्रॉम होम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और अभी लाइव चल रहा है, जिसके बारे में मैं एट द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। और अगर परमिशन होगी तो मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो आगे के अभी अटैक्स हैं वो विशाल डिस्कस करेगा। उससे पहले मैं एक और अटैक बताऊंगा जो आपको एटीएम क्लोनिंग। एटीएम क्लोनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो स्वाइप करते हैं एटीएम के अंदर, आपने एक न्यूज़ भी सुना होगा पहले कि हमने आया था कि एटीएम में अगर कोई स्वाइप करता है तो उसका एटीएम वहाँ पे एक जो रीडर होता है एडिशनली प्लेस किया था किसी पर्सन ने एटीएम में। वो रीडर क्या करता था, वो डेटा रिकॉर्ड कर लेता था और प्लस में कीबोर्ड के ऊपर एक वो था कैमरा था जो हमारा पिन नो कैप्चर करता था कि हम कौन सा पिन प्रेस कर रहे हैं। और हमने एक प्रैक्टिकल देखा भी है और बहुत से मशीन्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं कि अगर आप किसी का भी कार्ड एक बार स्वाइप करते हैं, डेटा रिकॉर्ड है तो उसका ब्लैंक कार्ड से उसका डिटेल मैप कर सकते हैं और उस पर राइट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपना कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे एडिशनल रीडर प्लेस ना हो, अदरवाइज आपका कार्ड मिनटों में क्लोन हो सकता है। एक्चुअली मुझे मैसेज आता है कि जैसे कि बहुत सारे हमारे पास जो लिंक आते हैं, ठीक है, चाहे कोई फेक वेबसाइट हो, तो उसे कैसे पता करें कि फेक है या फिर रियल है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी जस्ट मैंने मैसेज पढ़ा। ओके, अगर आपको चेक करना है, जैसा कि अपना ही गुलजार का वेबसाइट ले लो, ठीक है, जैसे कि हमारे कॉलेज का जो वेबसाइट है, ठीक है, और पता करना है कि ये फेक है या फिर रियल है, हमें इस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, फेक में हर चीज़ आपको दिख जाएगा, चाहे HTTPS हो, चाहे HTTP हो, हर चीज़ आपको दिख जाएगा। चाहे इसकी सर्टिफिकेशन हो, हर चीज़ आपको दिख जाएगा। इसका एक ही तरीका चेक करने का, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, थ्रेड क्राउड, ठीक है। यहाँ पे आपने एंटर किया और यहाँ पे सिर्फ आपका जो वेबसाइट है उसका डोमेन डाल देना है। यहाँ एंटर कर दिया ggi.ac.in, ठीक है। हमने किया सर्च नाउ और ये हमारा सर्च करेगा 1 बाई 1, ठीक है। तो यहाँ दिखा रहा है कि जो प्रॉपर्टी है किसके नाम पे है, तो श्री गुरुचरण सिंह के नाम पे है। यहाँ पे देख सकते हैं गुरुचरण सिंह के नाम पे है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और जो उसका ईमेल आईडी है आप यहाँ देख सकते हो। प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, A to Z। आप यहाँ पे नेम सर्वर देख सकते हो और यहाँ पे एक्सपायरी डेट देख सकते हो। तो यहाँ पे कितने साल से चल रहा है आप देख सकते हो और यहाँ से पता लग जाएगा कि हाँ ये वेबसाइट फेक है या फिर रियल है। होगा आपने सेशन हाईजैकिंग ऐसा अटैक है, जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन और सर्वर से कोई डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है या सेंड कर रहा है, और जो है अटैकर है वो क्या करेगा कि आप सर्वर के और आपके पर्सन के बीच में वो अपना लिंक क्रिएट कर लेता है। जैसे मतलब आप सर्वर को सेंड कर रहे हैं डाटा और अटैकर आप पर वो अटैकर वो डाटा अपनी तरफ ले लेता है। जैसे इसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। ये कैसे होता है, जैसे थर्ड पार्टी ऐप की वजह से, मान लो आप कोई यूज कर रहे हैं कोई थर्ड पार्टी ऐप और आपको उसको ट्रस्ट नहीं है, आपने किसी अपने फायदे के लिए यूज किया है, और वो जबकि अटैकर का वो था कंट्रोल उस पर, और आपने तो अपने यूज के लिए किया, और अटैकर के जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेंड किया अटैकर वो इंफॉर्मेशन अपने पास ले लेता था। इसलिए इससे बचने के लिए यही होता है कि आप कभी भी अनट्रस्टेड ऐप या वेबसाइट कभी विजिट ना करें। कभी कभी ये ऐसा ही होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर तो करते हैं और वो अटैकर के पास चली जाती है, सर्वर के पास नहीं जाती है, वो अपने पास स्टोर कर सकता है या वो अपना मिस यूज कर सकता है या कभी पब्लिक सेल भी कर सकता है। तो इससे यही बचा जा सकता है, कभी भी अनट्रस्टेड ऐप या वेबसाइट ना देख चूज करें।
या एक्चुअली जो सेशन हाईजैकिंग है, ठीक है, मान लो कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, मान लो कि हमारा कोई बैंक है, ठीक है ना, उसके पास है HTTPS नहीं है उसके पास, जो सिक्योर सेल है उसके पास नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इंटरनेट बैंकिंग ऑन किया, उस बैंक में गया, अपना जो भी डेटा है, डेबिट कार्ड का पिन नंबर मैंने डाला वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे HTTP है, HTTPS नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि मुझे किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, चाहे 5,000 ट्रांसफर करना है हमें, ठीक है, और जो बीच में कोई अटैकर है हमारे सेम लोकल आईपी, जो फिर आईपी है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो कि कोई वाईफाई है, ठीक है, उस वाईफाई से 3 लोग हैं, एक जो बंदा है वो नेट बैंकिंग कर रहा है अपना, ठीक है, और वेबसाइट पे HTTP है, HTTPS नहीं है। तो मैंने उस आईपी पे एक मैन अदर मिडिल अटैक चला दिया, ठीक है। बहुत सारे टूल्स से मिल जाएंगे आपको, आप ऑनलाइन सर्च करोगे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे कि आप मैन अदर मिडिल अटैक कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या किया कि जो भी मैंने सर्च किया ना, सारा चीज मैं उसे कैप्चर कर लूंगा, ठीक है, कैप्चर कर सकता हूँ। और जो कैप्चर डेटा होगा ना वो इनक्रिप्ट नहीं होगा, इनक्रिप्ट इसलिए नहीं होगा कि HTTPS नहीं है वहां पे, ठीक है, सिर्फ HTTP है, मतलब डेटा इनक्रिप्ट नहीं है। और दूसरी बात कि इसको समझने के लिए क्या क्या होता है, HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मैंने उसको एक लेटर सेंड किया पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है, और मैंने लेटर लिख दिया और मैंने पूरा पिन पिन नहीं किया ना, सही से चिपकाया उसको ना, उससे मैंने अपना स्टाम्प लगाया, ठीक है, और मैंने ऐसे ही भेज दिया, ठीक है। तो बीच में कोई पोस्ट ऑफिस वाला बंदा है, अगर वो चाहे तो उसी को खोल के जो मैंने लिखा है वहां पे वो चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर वहीं पे इंक्रिप्शन है, ठीक है, HTTPS है वहां पे, तो मैं, मेरा पूरा स्टाम्प लगा हुआ है, ठीक है, पूरा मैंने लेमिनेट किया हुआ है, पूरा लेमिनेट किया हुआ है, अपना पूरा टेप से सटाया है, पिन अप किया हुआ है, तो मेरे खोल नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता कि उसके अंदर क्या है। हाँ, डिक्रिप्ट कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता, इसमें बहुत ही मुश्किल है। मान लो कि कोई वेबसाइट है, चाहे कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, चाहे कोई भी IoT डिवाइस, चाहे कोई भी डिवाइस है, ठीक है, वो बग, वो वल्नरेबिलिटीज सिर्फ मेरे पास है, मैंने ही फाइंड किया है। वो बग पब्लिश नहीं है, पब्लिकली पब्लिश नहीं है, वो सिर्फ मैंने फाइंड किया है। मुझे पता है कि हाँ उस बग का यूज करके कैसे मैं अकाउंट हैक कर सकता हूँ या कैसे मैं सारा डेटाबेस हैक कर सकता हूँ, ठीक है। वो बग सिर्फ मैंने ही पाया है, उसे कहते हैं जीरो डे अटैक, सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास प्राइवेटली है, किसी के पास पब्लिशली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ जीरो डे अटैक के बारे में। यहाँ पे ये है जीरो डे अटैक, हाउ टू अर्न मनी एज बग बाउंटी हंटर। जो भावक जैन है, इन्होंने एप्पल में जीरो डे अटैक पाया था, जिसके लिए एप्पल ने इन्हें 75 लाख रुपया दिया। लॉगिन पैनल में था वो। हाँ, लॉगिन पैनल में जिन्होंने 75 लाख रुपया दिया इनको, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा कि जस्ट मैंने 5 मिनट में ये बग फाइंड किया था, ठीक है, जस्ट इस 5 बग मिनट्स। की वजह से वो तो किसी क्या, भी अकाउंट में उसका पासवर्ड अपना लॉगिन कर सकते थे, किसी भी अकाउंट में, किसी का भी हो। जैसे जैसे कि एग्जांपल दैट, जैसे मेरे पास, मैंने कोई, जैसे मान जूम ही है, ठीक है, जूम है चाहे गूगल मीट है, ठीक है, तो मैंने जूम विजिट किया तो वहां पे सेक्शन मिलता है कि लॉग इन विथ गूगल, लॉग इन विथ माइक्रोसॉफ्ट। तो एक वेबसाइट था लॉग इन विथ एप्पल आईडी, ठीक है। तो एप्पल आईडी से लॉग इन किया, मैं दिखाता हूँ इनका, मैं ब्लॉग पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने अपना ब्लॉग से पब्लिश किया है, ठीक है, जीरो डे अटैक इन साइबर साइन एप्पल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ब्लॉग्स बनाया। तो हुआ क्या था कि एक वेबसाइट था, उसमें लिखा था लॉग इन विथ गूगल आईडी, ठीक है, मेरे पास गूगल आईडी है, मैंने गूगल आईडी से लॉग इन आईडी किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होता है ना, जावा स्क्रिप्ट जो कोड होता है, जावा स्क्रिप्ट जो कोड होता है, ठीक है, तो पॉपअप होने के लिए होता है कि हाँ कुछ भी पॉपअप हो जाए, हमें कुछ भी एरर मिल जाए, पॉपअप हो जाए। तो होता क्या है ना कि जावा स्क्रिप्ट का जो कोड था, ठीक है,
तो मैंने लॉगिन किया अपने लॉगिन एप्पल आईडी से, और जो जावास्क्रिप्ट है, तुरंत गया कहाँ, एप्पल के सर्वर के पास, बोला एप्पल ब्रो दिस इज माई आईडी, ठीक है, प्लीज वेरीफाई इट। तो एप्पल ने बोला ओके यू आर वेरीफाइड। अब एप्पल का आईडी है और मेरा एप्पल का आईडी से खुल गया। लेकिन जो रिसर्चर था, जो बाउंडेक, इन्होंने क्या किया कि जो रिक्वेस्ट जा रही थी ना, जो रिक्वेस्ट जा रही थी एप्पल के पास वेरीफाई होने के लिए, ठीक है, तो मैंने बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया उस चीज को, ठीक है। और बहुत आसानी से आप इंटरसेप्ट कर सकते हो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या बात हो रहा है, उस चीज को बहुत आसानी से आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक बॉबस्यूट एक टूल्स है, उसके बारे में आप पढ़ना। हाँ, इंटरसेप्ट कर सकते हो कि क्लाइंट्स और सर्वर में क्या बात हो रहा है। मतलब मैं जो भेजा हूं ना, मान लो कि मैंने 10 लिख के भेजा क्लाइंट से, ठीक है, और इंटरसेप्ट किया, वहां पे मैंने 20 चेंज कर दिया, तो हुआ क्या था देखो यहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि एक ईमेल आईडी जा रहा था वेरीफाई होने के लिए, ठीक है, और एक कुकी आईडी जा रहा था, एक्सपायरी आईडी डालने के बाद क्या हुआ, गया और एक कुकीज, वो इस ईमेल को वेरीफाई ना करके वो इस चीज को वेरीफाई कर रहा था कि हाँ ये मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ही इसके पास हैच आईडी गया, उसने बोला ओके ब्रो स्टाम यू आर वेरीफाइड, और विशाल के आईडी से मैंने उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता था, और उस वेबसाइट में एक्सेस करके मैं पासवर्ड चेंज, अकाउंट टेक ओवर तक हर चीज कर सकता था मैं, ठीक है। तो इसके वजह से उन्होंने बग रिपोर्ट किया, और बग सिर्फ 1 घंटे में रिजॉल्व हुआ, और उनको 7 दिन में उनके अकाउंट में पैसा चला आया। तो ये था जीरो डे अटैक के बारे में, जिसको मिल गया वो बस किंग है, समझ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डिफेक्ट, ठीक है ना। इसका जैसा नाम है फेक, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना कि मान लो कि कोई बड़ी पर्सनालिटी है, चाहे अंबानी हो गए, चाहे बिल गेट्स हो गए, चाहे कोई भी हो, वट जो भी है, उन्होंने अपने ट्विटर पे कुछ ही पोस्ट करते हैं वीडियो में, ठीक है, वो कुछ ही बोलते हैं ना, तो इतनी जेन्युइन पर्सनालिटी है कि वो जो बोलेंगे लोग मान लेंगे। चाहे कोई भी पर्सन है, वो कुछ बोलता है तो हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे क्या होता है। एक मनोज तिवारी का वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि क्या होता है। Friends, I'm here just to ask about the work accounted for. सारिया ने मेरा जय श्री राम। दोस्तों मैं सिर्फ काम का हिसाब नहीं लाया तो ऐसा बहुत सारा है कि आप मान लो कि कुछ बोल रहे हो, अब मैंने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना। तो दिमाग एक टूल्स है, ठीक है, आप गए वहां पे, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टूल्स है, आप गए वहां पे, ठीक है, उस वीडियो को डाले, और आप जो बोलवाना चाहते हो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ कि डब किया गया है, ऐसा लगेगा कि पूरा माउथ से लगेगा कि हाँ वो बंदा सिर्फ डबिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हाँ इससे डबिंग, कि हाँ एक फेक वीडियो बनाना, जो रियल वीडियो से फेक वीडियो बनाना, ठीक है। और इससे बहुत ही बड़ा बड़ा लोगों की बदनामी होती है उनकी, कि हाँ लोग जिनको जानते नहीं, कि हाँ जिसको नहीं पता कि होता क्या है, और किसी का वीडियो देख लिया उन्होंने, तो कह अरे ये इंसान ऐसे बोलता है, ठीक है। तो बहुत सारे आजकल देख ही रहे हो, जो इलेक्शन कमेटी चल रहा है बिहार में, ठीक है, तो किसी का भी वीडियो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई सीएम हो, उसकी वीडियो पे वो लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करके और कुछ भी बुलवा लेते हैं कि हाँ कुछ भी बोल दो, तो उनसे उनकी इंसल्ट होती है। जिनको नहीं पता है सोचते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है। वेबसाइट डिफेसमेंट तो आपने सुना होगा, जैसे पिछले साल भी पाकिस्तान की वेबसाइट को इंडियंस हैकर ने हैक करके वहाँ पे उनकी वेबसाइट का लुक चेंज कर दिया था। उस पर जैसे लिखा था आई लव इंडिया और हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो इसी तरह उन्होंने इंडिया पे भी किया था। तो ये होता क्या है, इसमें क्या करता है हैकर, वेबसाइट को हैक करता है, और उस हैक करने का मतलब उसका index.php या index.html ये जो फाइल होती है ना, इसको वो चेंज कर देता है, लेआउट पूरा चेंज कर देता है, जिसमें वो अपना कंटेंट डाल देता है। और जो जिस वेबसाइट का ओनर जब भी कोई विजिट करेगा या फिर ओनर विजिट करेगा, तो उसमें क्या होता है कि
वेबसाइट के ऊपर कुछ और ही शो होता है, तो उसमें यही होता है, तो वेबसाइट पे कुछ और शो होता है, तो बंदा समझता है कि ये लगता है कि किसी और को कुछ और दिखाना चाहता है, यानी हमारे ऊपर अटैक किया किसी ने। तो ये हर साल या तो इंडिपेंडेंस पे या तो फिर 15 अगस्त पे या फिर रिपब्लिक डे पे, सब हर साल ये होता है। तो इसमें यही होता है कि HTML फाइल चेंज HTML फाइल जो है चेंज की जाती है। देखो, सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि जो वेबसाइट डिफेसमेंट होता है, चाहे वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है, उसका एडमिन पैनल है और सी पैनल है, ठीक है। हर वेबसाइट में 2 पैनल होता है। अगर आप कोई CMS यूज़ कर रहे हो वर्डप्रेस का, ठीक है, और जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसका भी होता है सी पैनल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हमने कोई वेबसाइट, कोई होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है, उसकी होस्टिंग को मैंने हैक किया और उस होस्ट में जितनी भी वेबसाइट हैक है, जितनी वेबसाइट उसमें है, चाहे मान लो कि उस होस्टिंग में 100 वेबसाइट है, 200 है, 300 है, ठीक है। अगर मैंने सी पैनल को क्रैक कर लिया वहां से, तो मैं उस सी पैनल में जाके सिर्फ एक होता है index.php, ठीक है, उस index.php को डिलीट करके जो मेरे पास पेज है उसका नाम रीनेम करके index.php और सी पैनल पे मैंने अपलोड कर दिया और पब्लिक कर दिया कि होम पे जाके पब्लिश हो जाए। जो index.php होता है वो आपको होम पे ही दिखता है, ठीक है। तो उस होस्टिंग में चाहे GoDaddy हो, चाहे व्हाटएवर जो भी होस्ट गिटर हो, अगर उस होस्टिंग को मैंने हैक कर लिया तो उस होस्टिंग में जितनी भी वेबसाइट है वो सब एक साथ डिफेस हो जाएंगी। उनके होम पेज पे सिर्फ index.php होगा जो हमारा डिफेसमेंट पेज होगा, ठीक है। और इसे कहते हैं हम मास डिफेसमेंट। ओके, एक व्हाइट बोर्ड दिखाता हूँ मैं। चलो व्हाइट बोर्ड शो यू। लेट मी शो। मैं आपको एक बेसिक स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक हैकर है, ठीक है, और एक सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है, पूरी कम्युनिटी है और एक बैच है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जो हैकर्स का काम होता है कि ये बस फन के लिए करते हैं, वेबसाइट बस फन के लिए कि हम मुझे डिफेंस करना है, या फिर गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं कि हाँ कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वो लोग इस चीज़ को डिफेंस करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक जो सिक्योरिटी टीम होती है, ठीक है, उनका काम होता है, मान लो कि फेसबुक है, ठीक है, मैंने उन्होंने उनसे बग फाइंड कर लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, ना उस फेसबुक को बंद किया, कुछ भी गलत फायदा नहीं किया उसका। उनका टारगेट था कि सिर्फ मुझे, जो फेसबुक चला रहा है, ठीक है, जो यूजर्स है, अब उनके फोन में घुसना है मुझे, मीन्स उनका सिर्फ हमें डाटा लेना है, जो डेटा है उनका डेटा लेना है। अब उसके थ्रू उनके फोन में घुसना है, जो भी यूजर्स आ रहे हैं उसके फोन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वहां से वो लोग सोचते हैं। और जो बैस की जो कम्युनिटी होती है, एक बैस की कम्युनिटी होती है, इनका ये काम होता है कि फेसबुक में कौन सा बंदा किससे बात कर रहा है, बस इनको ये देखना होता है और डेटा लेना होता है। लेकिन वहां पे हैकर क्या करता है कि बग फाइंड किया और डिफेस कर दिया, ठीक है। और वहां पे जो बैस कम्युनिटी है या फिर सिक्योरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, वो बेचारे 1 साल से मेहनत करते हैं, 2 साल से मेहनत करते हैं और बग फाइंड करके वो चाहते हैं कि मैं पूरा डेटा लूँ, फेसबुक को नुकसान नहीं पहुंचाऊं, लेकिन मुझे लोगों की डेटा चाहिए, ठीक है, ताकि डेटा की वजह से मैं अपना बिजनेस कर सकूं। लेकिन वहां पे एक हैकर इस चीज को नहीं समझा, उसने डिफेस कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही डिफेस किया, जो कंपनी है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उस वेबसाइट को ही बंद कर दिया, ठीक है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और फिर से जो बग था उसे पैच करके फिर से अपना index.php फाइल को डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैच कम्युनिटी है या फिर जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है, उनका पूरा टाइम वेस्ट हुआ और उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। और जो डिफेसमेंट होता है आजकल आपको हर जगह दिख जाएंगे, ठीक है, आपको हर सेकंड में एक वेबसाइट डिफेस होता है, आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हो डिफेसमेंट को।
और डिफेसमेंट होती क्यों है, ठीक है, डिफेसमेंट ऐसी कौन सी वजह है कि उससे डिफेसमेंट हो जाती है वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ठीक है। ये होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक, ठीक है, जैसे, ठीक है, मैंने जैसे एडमिन पैनल यहाँ पे खोला मैंने, ठीक है, ठीक है, हमारा खुल गया ये एडमिन पैनल, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ठीक है। मैंने बहुत पहले ट्राई किया था जसकिरत कौर एनजी, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ एंटर किया, मैंने यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी, ठीक है, लॉगिन, ठीक है, हमारा यूजर नेम गलत है, पासवर्ड गलत है, फिर से मैंने ट्राई किया, ठीक है, फिर से मैंने ट्राई किया। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई भी कितने बार भी लॉगिन कर सकता है, यहाँ पे प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जिसके कारण एसक्यूएल जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, हम एक बार ट्राई किए, 2 बार ट्राई किए, एसक्यूएल जो पेलोड होता है, बहुत सारे एसक्यूएल यहाँ पे पेलोड्स आपको प्री डिफाइंड पेलोड मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। एसक्यूएल अगर वल्नरेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारी टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो, लाइक एसक्यूएल मैप, आई एसक्यूएल, जे एसक्यूएल, बीबी एसक्यूएल। इस टूल से आप बहुत सारे बग को फाइंड कर सकते हो कि हाँ, उसमें पता कर सकते हो कि उसमें एक्चुअल है कि नहीं। और ये सब हमारा कुछ पेलोड्स है, ठीक है, पेलोड्स, ऐसे बहुत सारे पेलोड्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं पेलोड्स को। और यहाँ पे एक रिमोट कोड इंजेक्शन RFI, ठीक है। इसका क्या है काम कि मान लो कि मैंने वेबसाइट के रूट फाइल को एक्सेस कर लिया उसकी आईपी एड्रेस से, ठीक है। तो मान लो कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसकी जो ओएस है, विंडोज है या फिर लिनक्स है, ठीक है। तो मैंने पता किया कि लिनक्स है या विंडोज है, तो लिनक्स है तो मैंने ls कमांड डाला, जो जितने भी होस्टिंग, उस होस्टिंग में जितनी भी डायरेक्टरी बनी हुई है उसको मैं बहुत इजीली से एक्सेस करके और उस डायरेक्टरी में घुस सकता हूँ, मैं एंटर कर सकता हूँ और अपनी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ या फिर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ उसमें, ठीक है। वैसी वेब शेल है, ठीक है। मान लो कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, और मुझे वहां पे अपना फोटो अपलोड करना है, मुझे सिर्फ फंक्शन मिल रहा है कि अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड कर सकते हो, मीन्स अपना जीपीजी फोटो वहां पे या पीएनजी फोटो अपलोड कर सकते हो। लेकिन जो अटैकर्स है उन्होंने क्या किया कि हाँ, मुझे जीपीजी फाइल अपलोड नहीं करना है, मुझे पीएनजी फाइल अपलोड नहीं करना है, मुझे .php की फाइल जो होती है उसी अपलोड करना है, ठीक है। तो जो .php की फाइल है वो सिर्फ जाता है सर्वर से इंटरेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो मैंने PHP की फाइल अपलोड कर दिया, उसके बाद मुझे खुद एक लॉगिन पैनल मिल गया, जिसे लॉगिन पैनल मिलने के बाद मैं उस लॉगिन पैनल में एंटर होके जो भी डायरेक्टरी है उसे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिफेसमेंट प्रिवेंशन, ठीक है, हेलो, यही है कि अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको ये देखना है कि उसका लॉगिन पैनल स्ट्रॉन्ग बनाए और उसकी फाइल्स के रेस्ट्रिक्शंस लगाए, कौन सी फाइल उस पर अपलोड कर सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएं और लॉगिन पैनल पे ध्यान दें। डेवलपर अगर यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसी का फ़ायदा हैकर्स उठाते हैं। अब भाई डिफेसमेंट प्रिवेंशन मतलब डिफेसमेंट होने से हम कैसे अपनी वेबसाइट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे लॉगिन पैनल, ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मान लो कि मेरे घर में एंटर करने के लिए एक दरवाजा है, ठीक है, वहां से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा कि उस दरवाजे को रखूंगा ही नहीं, उसे हाइड कर दूंगा, ठीक है।
तो आप इसके लिए बहुत सारी प्लगइन्स है, थीम्स है, उसे यूज कर सकते हो। आई रिकमेंडेड आई थीम सिक्योरिटी। ठीक है, एक प्लगइन है वेबसाइट, एक प्लगइन है, उसको आप वर्डप्रेस में जैसे ही इंस्टॉल करोगे आपका ये पेज हाइड हो जाएगा। आपको एक कस्टमाइज यूआरएल मिल जाएगा जिसके थ्रू आप उस लॉगिन पैनल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपकी जो थीम है या फिर आप जो प्लगइन है और आप बैकअप लेके चलो कि इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो मैं उस वेबसाइट की, उस बैकअप की वजह से अपनी वेबसाइट को फिर से रिस्टोर कर सकता हूँ बहुत इजीली। ठीक है, और आप जब भी कोई होस्टिंग लो, ठीक है, अब जब भी कोई होस्टिंग लो तो वो होस्टिंग लो जिसकी जो रेप्यूटेड है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने हॉस्टगेटर का दिया, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट है जैसे कि होस्टिंग है, ठीक है, वो हर बार हैक हो जाती है। तो हैक जैसी होती है उसमें हमारा पूरा डेटा होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो जिसने भी हैक किया वो सेल कर देता है ऑनलाइन, टॉर ब्राउजर पे सेल कर देता है। ठीक है, और वहां पे जाके आप वहां पे देख सकते हो, आप उससे बाई करके और आप किसी भी साइट को हैक कर सकते हो। इसलिए आप लॉगिन पैनल को हाइड रखो। ठीक है, और जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो एक गुड, अच्छा जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उससे लो। ठीक है, और जो भी थीम्स है उसे अपडेटेड रखो। ठीक है, और बैकअप लेके चलो। तो ये चीज आपको मैं कहूंगा कि इस चीज को करना पड़ेगा, और आपकी वेबसाइट हैक नहीं होगी फिर, और कोई डिफेस भी उसे नहीं कर सकता। बग बाउंटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जॉब नहीं भी करेंगे तब भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट हर मंथ, हर वीक कमा सकते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप सर्टिफाइड हो या नहीं हो, इसमें आपके स्किल्स मैटर करते हैं। स्किल्स आपके जितने अच्छे, आप उतना अच्छा बाउंटी ले सकते हैं। जैसे कि हैकर वन है, बग क्राउड है, ये सब वेबसाइट्स पे आपको बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोग्राम्स हर रोज़, हर महीने, हर दिन वहाँ पे अपने नए नए प्रोग्राम्स लाते हैं ताकि आप वहाँ पे आप अपने टेस्टिंग करिए और उनको रिपोर्ट दें, और रिपोर्ट के वो आपको बग बाउंटी देंगे। बाउंटी में आपको 100, 200, 500 डॉलर आराम से मिल जाते हैं। पर जितनी अच्छी आपके पास स्किल्स उतने अच्छे आपके बाउंटी। तो कभी भी बाउंटी लेने का मतलब ये नहीं कि मतलब आप हमेशा इसी के लिए सोचें या हमेशा इसी पे रहें। तो अगर आप चाहते हैं हमेशा इसी में रहने के लिए, तो इसके लिए कम से कम 2 साल लगभग कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्किल्स के लिए। तो स्किल्स को जितना अच्छा इम्प्रूव करेंगे उतना अच्छा आप बाउंटी में अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं या कंटिन्यू। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप बाउंटी में अगर आप चाहते हैं करना तो करिए, ज़रूर करिए। अच्छा खासा उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसी को करियर बनाना चाहते हैं तो आपको तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो पहले आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, आप किस लाइन में, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी में। तो ये नहीं करना चाहिए कि मतलब आप दोनों चीज़ें करें। आप दोनों चीज़ें करेंगे तो आप हमेशा दुविधा में रहेंगे कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए और कौन से नहीं। तो एक फील्ड सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि बग बाउंटी करना है तो इसमें आपको 2 साल, 1 साल पूरा अच्छा खासा मेहनत देना पड़ेगा इसमें। अब बग बाउंटी क्या है, जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमें उसकी कोई कोई वल्नरेबिलिटी जिसके थ्रू अटैक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट, हम उस कंपनी को रिपोर्ट करते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है, इसे फिक्स करें। और फिर रिपोर्ट किया जाता है इस वे में कि आप इस बग को फिक्स कर सकते हैं, और वो कंपनी इन रिटर्न हमें कुछ अमाउंट पे करती है। और हैकर वन पे हमें एक हॉल ऑफ फेम देती है अपनी कंपनी का कि हमने उनके वेबसाइट पे ये बग रिपोर्ट किया था, या बग क्राउड पे हमें हॉल ऑफ फेम दिया जाता है कि हमने ये बग रिपोर्ट किया था। और इसके बाद अभी एक जो बग था जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था एक हैकर्स की टीम को,
जो लास्ट टाइम ट्रेंडिंग में भी था ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब आपने सुना होगा कि फेसबुक के सीईओ का, एप्पल के सीईओ का, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का, सबका ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और उस पे एक पोस्ट आई थी कि एज पर माय प्रॉमिस आई एम सेंडिंग यू द डबल अमाउंट, so please pay me the amount at this particular Bitcoin address.